हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं परमेंद्र कुमार आपके अपने चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग इस परिस्थिति में घरों पे होंगे और अपनी पढ़ाई को विधिवत रूप से चालू किए होंगे तथा अपने इस समय का जो ये समय चल रहा है लॉकडाउन का सदुपयोग करते होंगे, दुरुपयोग नहीं। तो जैसा कि साथियों अभी आप लोग अगर देखा जाए तो कुछ न्यूज़ चैनल और अखबार में ये अफवाह उड़ी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार सीधे तरीके से ये कह रही है कि इस वित्तीय वर्ष कोई भी भर्ती नहीं निकाली जाएगी। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे साफ शब्दों में कह दिया है कि पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आएंगी, इनमें कोई भी कटौती किसी भी प्रकार की नहीं की जा सकती। और इसके पहले तकरीबन 10 दिन पहले जो आपके बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सीधे शब्दों में कहा है कि पुलिस की वैकेंसियां आने वाली हैं और उसके पहले SI की भर्ती आएगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को चालू रखें। यह मत सोचिए कि इस समय कोई भी बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है। मान लीजिए, चलो हम मानते हैं कि 1 महीने फॉर्म नहीं आएगा, लेकिन 1 महीने बाद फॉर्म नहीं आएगा, मान रहे हैं, तो क्या आप 1 महीना पढ़ाई नहीं करोगे? अगर 1 महीना पढ़ाई नहीं करोगे, मान लीजिए 1 महीने बाद फॉर्म आ जाता है, उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है, तो क्या आप 2 महीनों में तैयारी कर लेंगे? आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है? आपके जैसे लाखों छात्र, लाखों विद्यार्थी रात दिन मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को साकार बनाने के लिए, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार बनाने के लिए। इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें तथा आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आए उसमें अपना एक सीट पूरी तरीके से उसको जाने मत दो। अगर सफलता पानी है तो मेहनत करना होगा, क्योंकि आज के समय में बगैर मेहनत के कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती। फिर ये तो एक नौकरी है और नौकरी के लिए बेटा हमारे जैसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फॉर्म पड़ते हैं। रेलवे ग्रुप डी में करोड़ों छात्र फॉर्म भरते हैं। क्या सभी का हो जाता है? नहीं होता। कुछ बच्चों का पॉइंट में रुकता है, उनसे पूछो, कहीं ना कहीं उनमें कमियां रह गई हैं। तो आप लोग घरों पर आप लोग अपने नोट्स से पढ़िए। कॉपी किताब हैं, विभिन्न चैनल चल रहे हैं, जो चैनल आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे चैनल से पढ़िए। अगर आपको हमारा चैनल सही दिशा की ओर ले जाता हो, आपको पढ़ने में पूरी तरीके से मदद करता हो, मैटर अच्छा मिलता हो, तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए या किसी के चैनल से पढ़िए, बशर्ते आप लोग पढ़ते रहिए। क्योंकि सफलता एक दिन से नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। और अंत में हम आप लोगों को 2 लाइन कहना चाहेंगे, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह वे हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आप लोग इस समय हमारी इस 2 लाइन को मत लेना कि आप लोग घर से निकल लो, ये आप लोगों के लिए सिर्फ कहा था। तो आइए आज हम आप लोगों के बीच भूगोल की बात कर रहे हैं और इसमें हम आज ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ग्लोब के बारे में। देखिए, ग्लोब होता क्या है? ग्लोब वो होता है जो हमारी धरती की आकृति होती, पृथ्वी की जो बनावट होती है, उसमें जो विभिन्न चीज़ें दर्शाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। या इस तरीके से कह सकते हो कि इसमें विभिन्न प्रकार की जितनी भी धरती की आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ जो दर्शाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने ग्लोब तो देखा ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। हालांकि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है,
लेकिन ये हम ग्लोब में समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो रेखा काटती है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो हमको इतना याद रखना, क्वेश्चन आता है कि जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो या तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो फिर क्वेश्चन क्या आता है, हमारे ग्लोब में अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए ये एक ग्लोब, फिर हम बगल में आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए थोड़ा इस ग्लोब से हट के बता रहे हैं। ये तो हमारी बीच से दो बराबर भागों में बांट दी, लेकिन अगर जैसे ये भी जो रेखाएं ऐसे खींची हैं, और ये जो बीच से हमारी है इसको तो भूमध्य रेखा ही कहते हैं। लेकिन इस रेखा को जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को काट रही है, इसके अलावा जो ऊपर और नीचे हैं इनको भी हम किसी नाम से जानते होंगे, कोई ना कोई नाम दिए होंगे। अब देखो इनको कौन सा नाम दिया गया है? इनको हम कहते हैं कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। कैसी रेखा? अक्षांश रेखा। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पृथ्वी में या ग्लोब में पूरब, ये हमारा क्या है? पूरब। ये क्या है? पश्चिम। क्योंकि आप लोग हमेशा ऊपर की ओर क्या रहता है? उत्तर। नीचे की ओर दक्षिण। उत्तर से क्लॉकवाइज चलते हैं पूरब, और इधर पश्चिम। तो जो रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है उनको हम कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर अगर यही बात की जाए, सर यहां तक दिख रहा? अब देखो, अब हम ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती हैं इनको हम कौन सा नाम जानते हैं? कौन सा नाम देते हैं? तो देशांतर रेखा। सीधे सीधे इनमें से क्वेश्चन आते हैं। इनको जो बताया जा रहा है ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको दुनिया के कोई भी देश कहाँ स्थित है और किस देश में कितना समय हुआ है उसको आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा क्लास अभी बेसिक यहाँ से बेस चल रहा है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, हमारा साथ दें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब जब इसको हम एक ही में मिला देते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी आकृति बनती है जाके, ऐसी आकृति बनती है, यही क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। लेकिन इसको हमने क्या बताया कि इसको 0 अंश रेखा भी कहते हैं, 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, गणित में पढ़े होंगे। फिर ऊपर की ओर अभी हमने बताया था उत्तर। तो क्वेश्चन आता है भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर की ओर जो रेखा पाई जाती है उसको किस नाम से हम जानते हैं? तो ध्यान देना,
23.5 भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 23.5 पर जो रेखा खींची जाती है उसको हम कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा नाम देते हैं? कर्क रेखा। अब उत्तर की ओर है तो दक्षिण की ओर भी होगी। अब दक्षिण की ओर जो 23.5 पे, एन का मतलब हुआ नॉर्थ, एस का मतलब हुआ साउथ। तो जो दक्षिण की ओर रेखा खींची जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कौन सा नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं मकर रेखा। कौन सा नाम देते हैं? मकर रेखा। अब देखिएगा, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 23.5 उत्तर की ओर जो रेखा पाई जाती है उसको कर्क रेखा, 23.5 दक्षिण की ओर जो रेखा पाई जाती है मकर रेखा। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा है 0 अंश अक्षांश रेखा। जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं उन्हें भूमध्य रेखा कहते हैं। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा ख्याल है। बाकी आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, समझने की कोशिश करो तो समझ में क्यों नहीं आएगा। अब देखो, हमने बताया कि जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा की संख्या कितनी होती है? तो देखो, ये तो हमारे 0 अंश हो गई। 0 अंश 2 बराबर भागों में बांटा। अब ऊपर की ओर भी हमने क्या बताया कि ऐसे रेखाएं खींची जाती हैं। तो इनकी संख्या पूछ ली जाती है। इनकी संख्या देखो, 90 नीचे, 90 ऊपर और एक ये जो बीच में, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181। इनकी संख्या कितनी होती है? 181। किसकी? भूमध्य रेखा की। बात समझ में आई? अगर यही बात करें देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा की जो संख्या होती है कितनी होती है? 360। बात समझ में आई? ठीक। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, अब हम यहीं पर साथ साथ भारत का मैप भी पढ़ते चलते हैं और इसके साथ कुछ चीज़ें जानेंगे। अभी जो भी ग्लोब में कुछ बातें बची हैं उनको हम कल देखेंगे। तो भारत की बात हम देख रहे हैं।
इसमें समझने की कोशिश करिएगा। देखो क्वेश्चन आता है कि भारत, थोड़ा मैप अभी ये जो है वो सही नहीं है, लेकिन जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं उसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूरब इधर है, और जो ये पूरब है यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। बात समझ में आई? अरुणाचल प्रदेश में अगर स्थान की बात की जाए या बिंदु की बात की जाए तो किबिथु। कौन सा? किबिथु। देखिए भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है, इसीलिए इसको हम अरुणाचल प्रदेश की संज्ञा दी है। इसके आगे हम बाद में बात करेंगे कि पृथ्वी की जो एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, पृथ्वी का समय कहाँ से लिया गया है, कितना लिया गया है, कितने अंश अक्षांश आ गए, ये सब बाद में बात करेंगे। अगर यहीं पर हम बात करें, सबसे ये तो पूर्वी बिंदु था, अब हम पश्चिमी बिंदु की बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी बिंदु हमारा गुजरात पड़ता है, पश्चिमी राज्य गुजरात। और अगर बिंदु की बात करें तो गौर माता बिंदु, गौर माता राज्य गुजरात। बात समझ में आई? आगे देखिएगा, जो सबसे ऊपरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर में आता है। अभी तक जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो अभी फिर भी जो हमारा दक्षिणी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर में पहले स्थित था। तो इसकी बात की जाए तो उस बिंदु को हम इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। प्रश्न आता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो क्या जवाब दोगे आप लोग? इंदिरा कॉल। अगर वहीं बात की जाए सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु, 2 बातें हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कहा जाए तो उसका आंसर दूसरा होगा, और अगर दक्षिणी बिंदु कहा जाए तो उसका आंसर दूसरा होगा। हालांकि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या मुख्य भूमि से नहीं है। तो मैप आ रहा, देखिए जो मैप आ रहा है, दक्षिणी बिंदु हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अगर आए क्वेश्चन मुख्य भूमि से, तो हम मुख्य भूमि से यहां बता दे रहे हैं। सबसे पहले मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो कैप कैमोरिन, जो कि मुख्य भूमि से है, याद रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब हम लोग आंसर देंगे इंदिरा पॉइंट। एक बार फिर से समझिएगा, यहां अगर क्वेश्चन है भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन है भारत का मुख्य भूमि आए, मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु, तो कैप कैमोरिन आएगा। इतनी बात समझ में आई?
तो आज इतना ही। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को भी नोट्स बनाने में, पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एवं जो भी विषय आपको पढ़ना हो या जो टॉपिक कंटिन्यू चलवाना चाहते हो उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर करने में कंजूसी करते हैं। अपने चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।